सीटेट 2026 के मैथ्स पेपर 2 की पहली क्लास में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। शुरुआत करेंगे इस क्लास की इस सब्जेक्ट से, गणित पेपर 2 से, जिसमें हम लोग मैथ्स को टॉपिक वाइज डिस्कस करने वाले हैं। आगामी परीक्षा आपकी 6 सितंबर 2026 को नियोजित की गई है। ऐसे में ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस टॉपिक में हम लोग मैथ्स का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, इसको डिस्कस करने वाले हैं, जो कि गणित पेपर 2 में इससे काफी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए अपनी इस पहली क्लास को शुरुआत करते हैं, गणित पेपर नंबर 2 की क्लास को, इस टॉपिक से जिसका नाम है संख्या पद्धति। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखेंगे अपने स्क्रीन पे मैथ्स का सवाल है। पेपर 2 में पूछे जाते हैं इस तरीके से प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य यानी कि प्राइम संख्या कौन सी है। तो हम सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि प्राइम नंबर वो नंबर है जो और किसी से नहीं कटेगा और किसी के टेबल में नहीं आएगा और किसी से भाग नहीं होगा, उसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है 0, ऑप्शन नंबर बी कहता है 1, ऑप्शन नंबर सी कहता है 2, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका 3। तो सबसे छोटी जो आपकी प्राइम नंबर होती है, अभाज्य संख्या होती है, उसकी गणना हम 2 से करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे, अगले सवाल को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा गया है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। कई बार सीटेट में इस तरीके के जो प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। अगर आपने पीवाईक्यू उल्टाया होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि पेपर 2 आपका सीटेट में कुछ इसी तरीके से सवाल बनते हैं। और आगामी परीक्षा सीटेट की जो 2026 में होने वाली है, उसके लिए भी ये सवाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रूट 2 को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, रूट निकालते हैं, तो लगभग ये आपका कितना आ जाएगा। तो आप कहीं कहोगे 1.4142 के आसपास आपका ये नंबर जो है वो आ जाएगा। और इस तरीके से हम लोग जो है इसको नॉर्मल भिन्न या फिर पूर्णांक के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसीलिए रूट 2 क्या है, आपका एक अपरिमेय संख्या है, इररेशनल नंबर है। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 3 को देखेंगे। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती हैं। तो देखिए, परिमेय संख्या किसको कहते हैं। तो परिमेय संख्या वो संख्या है जिसको हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, डिवाइड के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे p की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, कुछ भी हो सकती है। लेकिन जो q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी q कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो आप कहोगे अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। इसको निकालने का तरीका क्या होगा, तो आप कहोगे दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ देंगे, 2 से भाग देंगे, तो आपका कोई नंबर निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। शून्य क्या है यानी कि 0 क्या है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। प्राकृत संख्या यानी कि आपका नेचुरल नंबर। ऑप्शन नंबर बी कहता है आपका पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। ऑप्शन नंबर सी कहता है आपका धनात्मक पूर्णांक यानी कि आपका पॉजिटिव इंटीजर। या फिर ऑप्शन नंबर बी कहता है, डी कहता है आपका ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो 0 क्या है, शून्य क्या है, तो हम जानते हैं कि ये क्या है, आपका एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, जो 0 से शुरू होता है और आगे आप बढ़ता ही जाता है। प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, जो कि आपका 1 से शुरू होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, सवाल देखेंगे 5वां अपने स्क्रीन पे। ये जो आपका पाई है, ठीक है, पाई ये कैसी संख्या है, ये आपसे सवाल में पूछा गया है। तो हम सभी जानते हैं कि पाई की वैल्यू कितनी होती है। आप कहोगे पाई की जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो हम सब ने बचपन से पढ़ा है, 3.141592। ये आपके पाई की जो है वो अप्रॉक्स आपकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो होती है। बाकी हम लोग 22/7 हम लोग जो है अपनी सुविधा के हिसाब से लिखते हैं, ये इसका अप्रोक्सीमेट मान नहीं है। तो अगर 22/7 लिखेंगे तब तो ये आपका परिमेय संख्या होगा, क्योंकि आप इसको p/q के रूप में लिख सकते हो। लेकिन क्योंकि पाई की एक्चुअल वैल्यू आपकी ये होती है, इसको तो हमने अपने सुविधा के लिए 22.7 ले लिया है। इसीलिए पाई क्या है, आपका एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इररेशनल इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे तो धड़फड़ा के आपको जल्दबाजी में 22/7 नहीं चुनना, क्योंकि 22/7 चुनेंगे तो आपका p/q के फॉर्म में लिख पाएंगे और फिर वो परिमेय संख्या हो जाएगी। सवाल नंबर 6 देखेंगे।
सह अभाज्य यानी कि जो आपका को प्राइम है, को प्राइम संख्याओं का मौसप यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर जिनमें कॉमन केवल और केवल एक होता है। ठीक है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, आपका मौसप क्या होगा। तो भाई इनके बीच कॉमन एक होता है, इसलिए इसका मौसप भी क्या होगा, आप कहोगे एक होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा जो कि इस सवाल का सही जवाब है। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर बताने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। बाकी सवाल नंबर 7 देखेंगे। हालांकि मैंने अपने तरफ से कोशिश किया है कि सवाल आपको अच्छे से समझाया जाए, कराया जाए, ताकि आपको चीजें आपके मन और दिल में बैठ जाए, फिर आप जो भी परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाए वो आप कर पाओ। देखो, क्वेश्चन कराने का हम सिर्फ और सिर्फ ये मोटिव नहीं है हमारा कि हम केवल और केवल आपसे क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। अब इस तरह से जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आप सॉल्व कर पाओ, ये हमारा मोटिव है। तो सवाल नंबर यहाँ पे 7 पूछ रहा है कि 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं यानी कि प्राइम नंबर्स हैं। तो 1 से लेके 100 तक आपसे पूछा गया है, तो चलिए गिन लेते हैं। 2, 3, 7। अभी चर्चा किया कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो किसी और से नहीं कटेंगे। ठीक है, 5 छूट गया आपका, 5 भी होगा। उसके बाद 11, उसके बाद 13, 13 के बाद आगे चलेंगे तो 17, उसके बाद 19, उसके बाद आपका 23, 29, उसके बाद आपका 31 आएगा, उसके बाद 37 आएगा, उसके बाद 41 आएगा, उसके बाद 43 आएगा, 47 आएगा, 53 आएगा, 59 आएगा, 59 के बाद 61 आएगा, उसके बाद 67 आएगा, उसके बाद आपका 71 आएगा, उसके बाद आपका 73 आएगा, 79 आएगा, उसके बाद 83 आएगा, 83 के बाद आपका 89 आएगा और फिर आपका 97 आएगा। तो ये वो नंबर्स हैं जो अपने को छोड़ के और एक को छोड़ के और किसी से नहीं कटेंगे। तो ये 1 से लेके 100 तक की सभी अभाज्य संख्या हैं। गिनने पर हम इनको जब काउंट करेंगे तो हमें पता चलता है कि टोटल संख्याएं 25 हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। सबसे छोटी संयुक्त यानी कि आपकी कंपोजिट संख्या कौन सी है। कंपोजिट को आप लोग भाज्य भी लिख सकते हो, आम भाषा में इसको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। तो भाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो किसी और के टेबल से भी कटे, जो किसी और के टेबल में भी आए। तो यहाँ पे सबसे छोटा पूछा गया है, तो एक को हम लोग ना भाज्य लेते हैं ना अभाज्य लेते हैं। 2 आपकी सबसे छोटी अभाज्य है, प्राइम नंबर है, तो ये तो भाज्य नहीं होगा। 4 देखिए, ठीक है। 3 फिर आपका किसी और टेबल में नहीं कटेगा, तो 4 को देख लेते हैं। 4 किससे जा रहा है, तो आप कहोगे 2 से जा रहा है, यानी कि यही क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या है। तो इस तरीके से चेक करके आप जो है वो उत्तर तक पहुंच पाओगे। सवाल नंबर 9 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या हमेशा किससे विभाज्य होगी। देखिए, मैथ्स में आपके क्वेश्चन नंबर जो है वो 30 अंक का सवाल होता है, बाकी 30 अंक आपको साइंस से पूछे जाते हैं। तो जो भी आपकी 30 नंबर की तैयारी होगी वो आपकी इस क्लास में कराई जाएगी। हम लोग मैथ्स पे फोकस करेंगे स्पेशली, ताकि मैथ्स में कोई भी सवाल आपसे पूछ ले एसएसटी सीटेट के लिए तो वो आपसे चूके ना। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो, ठीक है, तो 0 या 5 हो तो हम लोग देख लेते हैं, तो वह हमेशा किससे विभाज्य होगी। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है 2, ऑप्शन नंबर बी कहता है 3, ऑप्शन नंबर सी कहता है 5 और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका 7। तो कुछ हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसके इकाई अंक पे या तो 0 आएंगे या फिर 5 आएंगे। जैसे मैंने 15 लिख लिया, 20 लिख लिया, 70 लिख लिया, 85 लिख लिया। तो जब मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ तो ये आपका जो है वो सारे के सारे नंबर आपके 5 से कट रहे हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस सवाल का सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 10 देखेंगे, और यही 5 की विभाज्यता का भी नियम यही कहता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो एक जो है 1, ये आपका अभाज्य संख्या नहीं है, ये हम लोग जानते हैं। क्या ये पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है, क्योंकि ये क्या है, तो 0, 1, 2 सभी नंबर्स पूर्ण संख्याएं होती हैं। क्या ये प्राकृत है, बिल्कुल है, क्योंकि प्राकृत संख्याएं भी आपकी 1 से शुरू होती हैं।
क्या ये विषम संख्या है? बिल्कुल है, क्योंकि ये 2 से नहीं कट रही है। ये क्या नहीं है? ये एक संयुक्त संख्या नहीं है, आपका भाज्य संख्या नहीं है, कंपोजिट नंबर नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर है। तो इस तरीके से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी सही उत्तर तक पहुंच पाओगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। सभी प्राकृत संख्याएं यानी कि जो आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं उनको और क्या कहते हैं हम लोग? ऑप्शंस देख लेते हैं। पूर्ण संख्या, ऋणात्मक संख्या, अपरिमेय संख्या या फिर अभाज्य संख्या। तो देखिए प्राकृत संख्याएं किसको कहते हैं हम लोग? नेचुरल नंबर्स। एक से शुरू होके और आगे तक जितनी भी संख्याएं होंगी वो सारी की सारी नेचुरल कहलाएंगी। जबकि पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है? तो आपको हो गए आपका 0 से शुरू होता है। ठीक है, तो प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर में आपका सारा पूर्ण जो है वो नेचुरल वाला सारा संख्या पूर्ण में आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। -5 और 5 के बीच कुल कितने पूर्णांक है, इंटीजर है, ये आपसे सवाल में पूछा गया है। तो चलिए इसको चेकआउट करते हैं। -5 और 5, तो -5 से ठीक पहले क्या आया होगा? आप कहोगे -4, फिर -3, फिर -2, फिर -1 और उसके बाद 0। उसके बाद +1, +2, +3 और +4, है ना। यहाँ 5 आएगा जिसको हमें नहीं लेना, और यहाँ -5 है, इसको भी हमको नहीं लेना है। इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं? तो अगर इनको हम लोग काउंट करते हैं तो टोटल कितनी संख्याएं आ रही हैं इनके बीच में? आप कहोगे 9 संख्या आ रही है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। किन्हीं दो सम संख्याओं का योग हमेशा क्या होता है? तो दो इवन नंबर्स को हम लोग ऐड कर लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे हमने 2 और 4 को जोड़ दिया, 6 + 8 को जोड़ दिया, इसके अलावा हमने 12 प्लस में 10 को जोड़ दिया, इसके अलावा हमने 32 + 30 को जोड़ दिया। तो इन सबको जोड़ने पे क्या आएगा वो हम चेक कर लेते हैं। 4 में 2 जोड़ो तो आप कहोगे 6 आएगा, और 6 भी क्या है? तो एक सम संख्या है। 6 + 8 करेंगे तो आपको 14 आएगा, और ये भी आपका एक सम संख्या है। इनको जोड़ेंगे तो 62 आएगा, और ये भी क्या है? एक सम संख्या है। इवन यहाँ भी अगर जोड़ लें तो 22 आएगा, और ये भी एक सम संख्या है। यानी कि किसी भी दो इवन नंबर को जोड़ने पे आंसर हमेशा इवन ही आएगा, सम ही आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर है। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से नहीं पता चलता है तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके या फिर इस तरीके से कुछ उदाहरण लेके आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाओगे। अगला सवाल ये भी कुछ ऐसा ही है कि अगर एक सम और एक विषम संख्या को इंटू करें, गुणा करें, तो उत्तर क्या आएगा? तो इसके लिए भी हम लोग क्या कर लेते हैं, कुछ उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, एक लेना है हमको सम संख्या और एक लेना है हमको विषम संख्या, यानी कि इवन और ऑड को हमको इंटू करना है। तो कर लेते हैं। 2 × 5, 2 हमारा सम है, 5 हमारा विषम है। तो इंटू करने पे 10 आ रहा है, और 10 क्या है? एक सम संख्या है। एक और ट्राई कर लेते हैं। 7 × 8, 7 हमारा विषम है और 8 हमारा सम है। तो इसको इंटू करने पे कितना आ रहा है? आपको 56 आएगा। और ले लेते हैं 12 गुणा आपका ले लेते हैं यहाँ पे 9, तो कितना आएगा? आप कहोगे 108 आएगा। 12 आपका सम है, 9 आपका विषम है। तो अगर आप एक सम और एक विषम को गुणा करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो आंसर हमेशा आपकी एक सम संख्या ही आएगी, इवन नंबर ही आएगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। किसी भी शून्येतर संख्या को 0 से भाग देने पर परिणाम क्या आता है? ये आपसे सवाल में पूछा गया है। तो शून्योत्तर मतलब शून्य को छोड़ के, मान लो कोई भी नंबर है उसको हमने 0 से डिवाइड किया तो उत्तर क्या आएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो किसी भी नंबर को अगर हम लोग 0 से भाग कर लेते हैं तो वो आपका अपरिभाषित आ जाता है, अनडिफाइन आ जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर है। बाकी अगर किसी नंबर को अगर हम लोग 0 से भाग करें, मतलब मान लो 0 ऊपर हो और नंबर कोई नीचे हो, इस तरीके से, ठीक है, तो उत्तर हमेशा क्या आएगा? तो आप कहोगे इसका उत्तर हमेशा 0 आएगा। तो दोनों चीजें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दोनों चीजें आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। देखिए सवाल भी पूछ लिया, कहा कि 0 को किसी भी गैर शून्य संख्या से अगर भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होता है? तो 0 को किसी भी नंबर से अगर हम डिवाइड करेंगे तो उत्तर क्या आएगा? अभी जस्ट बताया मैंने आपको, उत्तर इसका हमेशा ही 0 आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। लेकिन अगर इसको उल्टा कर देते हैं तो फिर वो क्या हो जाएगा? आप कहोगे अपरिभाषित
अनारक्षित बन जाएगा, अनडिफाइंड बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा नंबर सिस्टम से सवाल है। आगे बढ़ेंगे और अपना अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 ऑन द स्क्रीन। निम्न में से कौन सी भिन्न यानी कि जो आपका फ्रैक्शन है वो सबसे बड़ी है, सबसे बड़ा फ्रैक्शन इनमें से कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। तो इस तरीके के सवाल में हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 1.2 को अगर हम लोग 1 को 2 से भाग देते हैं तो कितना आएगा, आपको हो गया 0.5 आएगा। इसी तरीके से अगर मैं 2 को 3 से भाग करूं तो कितना आएगा, आपको हो गया लगभग आपका 0.6 आएगा। 3 को 4 से भाग करूं तो लगभग आपका 0.75 आएगा, और 4 को 5 से भाग करूं तो कितना आएगा, आपका 0.8 आएगा। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, आपको हो गया ऑप्शन नंबर डी, 4/5 इज द लार्जेस्ट अमंग ऑल द फ्रैक्शंस, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। तो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। ये हमारा 17वां सवाल था। एक एक क्वेश्चन जो आपके सिलेक्ट किए गए हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा बेनिफिशियल है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, समझ समझ के पढ़ना है। बाकी आगे बढ़ेंगे और सवाल नंबर 18 देखेंगे। संख्या 5, 6, 7, 8 में 6 का स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू क्या है। तो अगर हमें किसी भी नंबर का प्लेस वैल्यू निकालना हो तो हम सबसे पहले यहाँ पे 6 का निकालना है, तो वो 6 लिख लेंगे। अब 6 के आगे कितने नंबर्स हैं उतने हम लोग वहां पे 0 लगा देंगे। तो 6 के आगे कितने नंबर्स हैं, आपको होंगे 2 नंबर है, तो उतना हमने 0 लगा दिया, यानी कि 600। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। यहाँ पे कहा गया है कि संख्या 9432 में 4 का जातीय मान, यानी कि इसको हम लोग अंकित मान भी कह देते हैं, फेस वैल्यू निकालना है आपका। तो फेस वैल्यू क्या होती है, जैसा आप दिखोगे वो आपकी फेस वैल्यू है। तो 4 कैसा दिखेगा, आपको 4 के जैसा ही दिखेगा ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। अगर आपको कोई क्वेश्चन पहले से आता हो तो आपको आंसर सॉल्व कराने का इंतजार नहीं करना, वीडियो को पॉज करिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, उसके बाद आगे बढ़ाइए और देखिए कि जो आपका तरीका है क्या उसी तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, या फिर वो तरीका सही है या नहीं, या फिर आपने क्वेश्चन को सही से किया है या नहीं, आपका आंसर आया कि नहीं, ये आपने चेक कर लेना है साथ के साथ। तो ये तरीका होता है प्रैक्टिस सेट करने का। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 2 का मान क्या होगा। कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन कराने का हमारा प्रयास रहता है ताकि आपकी बेहतरीन तरीके से तैयारी हो सके। बाकी हाँ, जो चीजें जरूरी हैं उसको हम लोग साथ के साथ एक्सप्लेन भी करते चल रहे हैं। तो यहाँ पे कहा गया है 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 2 का मान क्या है, वैल्यू क्या है, इस तरीके के सवाल को। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हम सभी जानते हैं कि अगर बेस सेम हो, ठीक है, अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, तो आप कहोगे पावर यहाँ पे जुड़ जाती है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ये आपका फॉर्मूला कहता है। तो यहाँ पे बेस सेम है, यानी कि बेस की वैल्यू 2 है, तो 2 लिख लेते हैं। 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे 5 आ जाएगा। और कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए हमारे उत्तर की तरह है। तो चलिए इसको टिक लगा लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखते ही देखते हमने टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सब्जेक्ट, इस चैप्टर से कंप्लीट कर लिए हैं। हमको टोटल 50 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करना है। आज से हमारी पेपर 2 मैथ्स की जो क्लास है वो ऑफिशियली शुरू हुई है। धीरे धीरे हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको सॉल्व करा देंगे ताकि आगामी परीक्षा 6 सितंबर, मोटा मोटी आपका 1 महीना अभी भी बचा हुआ है, उसमें आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 21 को देखेंगे। कहा गया है कि a की पावर 0 है जहाँ पे a 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मान क्या होगा। तो देखिए ये भी आपका फॉर्मूला है, कोई भी नंबर अगर उसकी पावर 0 है तो उत्तर आपका हमेशा 1 आता है। तो यहाँ पे भी उत्तर कितना होगा, आपको होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 22 देखेंगे। 12 और 18 का लघुत्तम समाप वर्ग यानी कि एलसीएम, लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। तो चलिए निकाल लेते हैं, इंतजार किस बात का। तो हमको क्या करना है, 12 और 18 का एलसीएम निकालना है। 6 की टेबल से काटते हैं 3 बार में और ये आपका 2 बार में। अब जितने भी नंबर हैं सबको इंटू कर लीजिए, 6 गुणा 3 गुणा 2, तो 6 तिया 18 और 18 दूनी 36।
तो 36 कौन सा ऑप्शन ठीक है? आपको हो गया ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। तो हमने देखिए ऐसा नहीं है कि परीक्षा में केवल और केवल टफ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हो सकता है क्वेश्चन आसान हो और ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन टफ हो। हम सभी जानते हैं कि सीटेट का जो लेवल है उसको भी डे बाय डे ये लोग इंक्रीज करके चल रहे हैं, बढ़ा के चल रहे हैं। तो जो भी आपका लेटेस्ट सिलेबस या पैटर्न है उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन आपसे कराए जा रहे हैं। तो आपको अच्छे से करना है, ध्यान से करना है, ताकि क्वेश्चन कोई भी पूछे, डजेंट मैटर कि टफ हो या आसान हो, बस हमको आता हो, हम अच्छे नंबर स्कोर कर पाए, बस यही हमारा मोटिव होना चाहिए। सवाल नंबर हम लोग 23 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। 15 और 25 का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF क्या है? तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 का कितना हो जाएगा गुणनखंड? तो आप कहोगे 3 गुणा 5। 25 का कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 5 गुणा 5। इन दोनों में कॉमन क्या है? तो दोनों में एक ही नंबर कॉमन है। आप कहोगे 5 एक ऐसी संख्या है जो दोनों में कॉमन है। तो 5 क्या हो जाएगा? इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिख रहा होगा आपको ये 5 लिखा है। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 24 को देखेंगे। किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? तो कहा गया है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है ये किसके बराबर होता है? तो अगर आपने एनसीईआरटी उल्टाया होगा तो आप जानते होंगे कि ए गुणा बी आपके किसके इक्वल होता है? तो आप कहोगे उस दोनों संख्याओं की एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर होता है। तो ये आपका एक फॉर्मूला होता है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? आप कहोगे प्लस गलत है, माइनस गलत है, डिवाइड गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए जी? तो आप कहोगे एलसीएम गुणा एचसीएफ, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक इंटू महत्तम समापवर्तक। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 25 देखेंगे। किसी भी ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि जो आपका माइनस होता है, नेगेटिव इंटीजर का वर्ग कैसा होता है, यानी कि स्क्वायर कैसा होगा? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव, ऑप्शन नंबर बी कहता है धनात्मक, ऑप्शन नंबर सी कहता है शून्य यानी कि जीरो, और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका अपरिमेय। तो कोई भी नेगेटिव पूर्णांक, जैसे मान लेते हैं -5 गुणा -5, और एग्जाम्पल ले लेते हैं -10 गुणा -10। तो अगर हम दो नेगेटिव इंटीजर्स को आपस में इंटू करते हैं तो आपका माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, और आंसर हमेशा आपका पॉजिटिव में आएगा। यहाँ पे 25 आ जाएगा और यहाँ पे 100 आ जाएगा, और दोनों ही पॉजिटिव नंबर है। तो इस तरीके से आप उदाहरण लेके जो है चीजों को समझ पाओगे। और किसी भी हम लोग दो ऋणात्मक पूर्णांकों को गुणा करते हैं तो माइनस से माइनस आपका कट के प्लस हो जाता है, और उत्तर हमेशा आपका पॉजिटिव आता है, धनात्मक आता है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। आगे बढ़िए और देखेंगे सवाल नंबर 26 को। कहा गया है कि P बटा Q के रूप में व्यक्त की जाने वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं, जहां पे Q शून्य ना हो? तो हम सभी जानते हैं जिसको हम लोग P बटा Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे P कुछ भी होगा लेकिन Q जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? तो आप कहोगे ऐसे नंबर्स को हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी कहते हैं, और ये इसका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 27 देखेंगे। 0.333 यानी कि आवर्ती दशमलव, यानी कि ये जो 0.33 है ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसको हम लोग भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? तो चलिए देख लेते हैं। अगर 1.2 को मैं सॉल्व करती हूँ तो आपका 0.5 आता है ना? यहाँ पे अगर मैं 1 को 4 से करती हूँ तो ये आपका कितना आ जाएगा? आप कहोगे ये आपका लगभग 0.25 आ जाएगा। अगर मैं 1 को 3 से भाग करती हूँ तो कितना आएगा? आप कहोगे 0.333 समथिंग आएगा, है ना? बाकी अगर 3 को 10 से भाग करती हूँ तो कितना आएगा? आप कहोगे 0.3 आएगा। तो ये बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर है। देखिए दोनों सेम लग रहे हैं, लेकिन फर्दर अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप देख पाएंगे कि 1/3 कभी शांत नहीं होगा, अशांत संख्या है, ये नॉन स्टॉप चलता जाएगा, और पूछा भी हमसे यही है। तो 1/3 जो है वो इस सवाल का सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 28 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से कंप्लीटली डिवाइड है, पूर्णतः विभाज्य है? तो हम सभी जानते हैं कि 3 से वो संख्याएं विभाज्य होती हैं जिसके सभी अंकों को जोड़ने पे वो 3 से कट रहा हो। तो देख लेते हैं एक एक करके ऑप्शन।
यहाँ पे 4 + 3 7, 2 9 और 1 10, इसको जोड़ने पे 10 आएगा, यानी कि ये नहीं है। इनको जोड़ते हैं, 5 + 4 9, 3 12 और 2 14, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को ऐड करते हैं, 6 + 5 11, 4 15 और 3 18, और 18 आपका 3 से कट भी रहा है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। तो ये 3 के विभाज्यता का नियम था। अब चलिए आगे बढ़ेंगे और अपने सवाल नंबर 25 को भी आगे हाथ देख ही लेंगे। देखिए सभी प्रकार के क्वेश्चन शामिल किए गए हैं ताकि सवाल कैसा भी आपसे पूछे, क्योंकि आप ये क्लास करके जा रहे हो, प्रैक्टिस सेट करके जा रहे हो, मेहनत करके जा रहे हो, पढ़ के जा रहे हो, समझ के जा रहे हो, रिवीजन करके जा रहे हो, तो सारे क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो वह संख्या किससे भी विभाज्य होगी? तो ये आपका विभाज्यता के नियम से आपका सवाल पूछा गया है। कह रहे हैं कि अगर कोई भी ऐसा नंबर जो 2 और 3 दोनों से कट रहा हो। अच्छा, 2 से कौन कौन से नंबर जाएंगे? तो जिसके इकाई के अंक स्थान पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो। जैसे कि आपका 48 हो गया, 56 हो गया, 60 हो गया, इस तरीके के नंबर इकाई के स्थान पे आपका क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 या 8 होना चाहिए, वो 2 से कटेगा। 3 से कौन कौन से नंबर कटेंगे? तो अभी जस्ट बताया, जिनके सभी अंकों को जोड़ने पे वो 3 से जा रहे हो। और जो संख्या 2 से भी कटे, 3 से भी कटेगा, वो 6 से भी डेफिनेटली कटेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर है। बाकी 5 से कौन कौन से नंबर कटेंगे? जिसकी इकाई के स्थान पे या तो 0 हो या फिर 10 हो। ठीक है। 8 से कौन कौन से नंबर कटेंगे? जिसके लास्ट के 3 डिजिट को भाग करने पे, किससे भाग करने पे? 8 से भाग करने पे वो पूरा पूरा कट जाए, वो 8 से डिवाइड होगा। बाकी जो नियम 3 का है वही नियम 9 का भी है, सभी नंबर्स को जोड़ेंगे और वो 9 से कटना चाहिए। तो सभी मैंने आपको विभाज्यता का नियम बता दिया है। आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर 30 देख लेते हैं। एक अभाज्य संख्या के ठीक कितने धनात्मक गुणनखंड हो सकते हैं? तो सवाल अच्छा है, चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कोई संख्या है जो कि अभाज्य है, यानी कि आपका प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इसके कितने पॉजिटिव फैक्टर हो सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो मान लेते हैं कि आपका 31 एक आपका प्राइम नंबर है, तो ये किस किस से कटेगा? आप कहोगे एक तो ये 1 से कटेगा और ये 31 से कटेगा। क्या इसके अलावा कोई भी ऐसी तीसरी संख्या है जिससे 31 कट जाए? आप कहोगे बिल्कुल नहीं है और ना ही कभी ये हो सकता है। तो कोई भी आपका अभाज्य संख्या हो, 29 ही ले लीजिए, ये भी किससे कटेगा? तो आप कहोगे 1 और 29 से। तो कोई भी आपका प्राइम नंबर हो, अभाज्य संख्या हो, उसके केवल और केवल 2 ही आपके पॉजिटिव फैक्टर होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। तो इस तरीके से उदाहरण लेके भी आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो। देखिए मोटिव हमारा केवल और केवल उत्तर तक पहुंचना है, फिर आप जैसे मर्जी सॉल्व करो। हाँ, लेकिन तरीका सही होना चाहिए, तभी आप सही आंसर तक पहुंच पाओगे। आगे बढ़ेंगे। पूछा गया है सवाल में कि 100 के कुल कितने धनात्मक गुणनखंड हैं, यानी कि पॉजिटिव फैक्टर कितने हैं। तो इस तरीके से जब प्रश्न पूछा जाता है तो हम लोग क्या कर लेते हैं? एलसीएम निकालते हैं, और एलसीएम में हम लोग उन्हीं नंबर से एलसीएम निकालेंगे जो एक खुद अभाज्य संख्या हो। जैसे 2 है, 2 के पहाड़े से आपका 50 बार में जाएगा, फिर 2 के टेबल से आपका 25 बार में, फिर 5 के पहाड़े से 5 बार में, और 5 के पहाड़े से आपका 1 बार में। तो इसको अगर मैं अरेंज करके लिखूं तो क्या लिखूंगी? आप कहोगे 2 कितनी बार आया है? तो 2 बार, तो 2 की पावर 2। 5 कितनी बार आया है? तो वो भी 2 बार, यानी कि 5 की पावर 2। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि पावर में 1 जोड़ देते हैं और उसको हम लोग आपस में गुणा कर देते हैं। 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3। ठीक है, यहाँ पे भी 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, और 3 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया? आप कहोगे 9 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर हम लोग 32 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। यदि परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 और 5 हो तो दशमलव प्रसार कैसा होगा? यानी कि कहा गया है, देखिए अगर हम लोग किसी भी नंबर को इस तरह से लिखते हैं तो जो ऊपर वाली संख्या होती है उसको हम लोग अंश कहते हैं, और जो नीचे वाली संख्या होती है उसको हम लोग हर कहते हैं। तो यहाँ पे डिवाइड के फॉर्म में आपसे कहा गया है कि डिवाइड के फॉर्म में कितना आना चाहिए? आप कहोगे आपका या तो 2 आना चाहिए या फिर आपका 5 आना चाहिए। तो दशमलव प्रसार कैसा होगा?
देखिए एग्जाम्पल दो तीन मैंने यहाँ पे ले लिए हैं। किसी भी नंबर को यदि आप 2 या 5 से भाग करोगे तो वो डेफिनेटली कट जाएगा। यहाँ पे आपका 0.4 आएगा और इतना होके वो खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आपका 35 आएगा, यहाँ पे आपका 7 आएगा, यानी कि रुक जाएगा, शांत हो जाएगा। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हुआ, तो आप कहेंगे टर्मिनेटिंग होगा जी, शांत होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, होपफुली आपको सवाल समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे और सवाल नंबर हम लोग यहाँ पे 33 को देखेंगे। कहा गया है कि इसका मान क्या होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने बचपन में पढ़ा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। इसी तरीके से a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है, तो देख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यही डिफरेंस होता है। तो चलिए इसको जोड़ते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो कितना आ गया, आप कहोगे x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर प्लस में 2xy, है ना। यहाँ माइनस है तो माइनस लगा लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट को हटाते हैं तो ये माइनस हो जाएगा आपका, ये भी आपका माइनस हो जाएगा और ये आपका प्लस हो जाएगा। अब चलिए इसको काटते हैं, तो ये देखिए प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कट गया आपका, प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर कट गया आपका, यहाँ आपका प्लस 2y और यहाँ पे भी आपका प्लस 2y। तो प्लस 2y प्लस में प्लस 2y तो कितना हो गया, आप कहोगे 4xy, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर था। होपफुली आपको सवाल समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे और सवाल नंबर हम लोग 34 को देखेंगे। कहा गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का गुणनखंड रूप क्या है, फैक्टर फॉर्म क्या है। तो हम सभी जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहोगे ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ऐसे ही हमको इसका गुणनखंड निकालना है, तो क्या हो जाएगा ये, तो आप कहोगे ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई और x माइनस वाई। और ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 35 देखेंगे। कहा गया है कि 7 की पावर 0 है और इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमने अभी जस्ट फॉर्मूला पढ़ा कि किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है तो उत्तर क्या होगा आपका 1 होगा। तो यहाँ पे 7 की पावर 0 है तो आंसर क्या होगा, आप कहोगे 1 होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि इस सवाल का सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 36 देखेंगे। 3 क्रमागत यानी कि कॉन्जिक्यूटिव प्राकृत संख्याओं का योग हमेशा किससे विभाज्य होता है, यानी कि 3 लगातार अगर हम लोग नेचुरल नंबर्स को ऐड करें तो ये किससे डिवाइड होगा। तो हमको नहीं पता, हम यहाँ पे उदाहरण लेंगे, सीधी सी बात है। चलिए 3 हम लोग प्राकृत संख्या ले लेते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 लगातार होना चाहिए। यहाँ पे ले लेते हैं 4 प्लस 5 प्लस छोटे छोटे लेंगे ताकि आसानी से हम इसको जोड़ पाए, 7 प्लस 8 प्लस 9, ठीक है, 10 प्लस 11 प्लस 12। तो इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, 3 प्लस 2 5 और 5 प्लस 1 6। यहाँ जोड़ो तो 6 प्लस 4 और 5 15। यहाँ पे ऐड करेंगे तो 2 और 1 आपका 3 हो जाएगा और ये भी आपका 3 हो जाएगा। यहाँ पे 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 20 और 4 24। तो ये सारे के सारे नंबर किससे कट रहे हैं, क्या ये 5 से कट रहे हैं, बिल्कुल नहीं, सारे नंबर 5 से नहीं कट रहे हैं। क्या ये 6 से कट रहा है, तो आप कहोगे नहीं, 15 नहीं कट रहा, 33 भी नहीं कट रहा। तो आपका जो है वो ये जो आपका 4 है, सॉरी 6 से तो पूछा नहीं है ऑप्शन में। क्या ये 2 से कट रहा है, तो देख सकते हैं यहाँ पे 15 नहीं कटेगा तो ये भी नहीं होगा। क्या ये 4 से कट रहा है, तो आप कहोगे नहीं, 4 से हमारा ना 6 कटेगा ना 33 कटेगा। क्या ये सारे 3 से कट रहे हैं, तो आप कहोगे बिल्कुल 3 से सभी संख्या कट रहे हैं, 33 भी, 6 भी, 15 भी और आपका 24 भी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस सवाल का सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 को देखेंगे। किन्हीं दो क्रमागत विषम संख्याओं का अंतर क्या होता है। तो हमें नहीं पता, इसको भी हम लोग एग्जाम्पल की हेल्प से सॉल्व करेंगे। हमको क्रमागत विषम संख्या चाहिए, जैसे कि हम लोग 11 और 9 ले लेते हैं। इसी तरीके से 17 माइनस हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे 15। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 27 माइनस 25। ठीक है, ये आपका क्रमागत है।
तो इसका डिफरेंस क्या होगा? तो यहाँ पे 11 में से 9 गया 2, 27 में से 25 गया 2, 17 में से 15 गया 2। तो किसी भी अगर आप क्रमागत यानी कि लगातार विषम संख्याओं को घटाएंगे तो ऑप्शन हमेशा उत्तर आपका 2 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 38 देखेंगे। 1 से 50 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? तो हम सभी जानते हैं कि 1 से लेकर 50, तो चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और ऐसे कर करके आपको कहाँ तक जोड़ना है? आप कहोगे 50 तक। तो अगर इस तरीके से प्रश्न पूछा जाए तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आपका, और ये फॉर्मूला आपका कहता है कि एस एन बराबर, एस एन का मतलब सम, एन एन प्लस 1 बटा आपका 2, जहाँ पे n का मतलब क्या है तो आप कहोगे कुल संख्या। तो 1 से 50 तक टोटल कितने संख्या है? आप कहोगे 50 संख्या है ना। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं आपका 50। 50 प्लस 1 कितना हो जाएगा? आप कहोगे 51, और इसको 2 से भाग दे देंगे, 2 से काटेंगे इसको 25 बार में। तो 25 को 51 से आप गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? आप कहोगे 1275 आ जाएगा जी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। तो अगर ऐसे जोड़ने चले तो बहुत टाइम लग जाता, तो ये आपका फॉर्मूला है, ये आपने ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 39 ऑन द स्क्रीन, जिसमें हमसे पूछा गया है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग क्या है, यानी कि प्रथम 10 ऑड नंबर्स का सम आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसका भी एक फॉर्मूला है, एन का स्क्वायर, ठीक है, जहाँ पे एन का मतलब क्या है तो आप कहोगे टोटल संख्या। हालांकि क्योंकि यहाँ पे 10 ही पूछा गया है तो हम लोग इसको ऐसे भी जोड़ के निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम लोग जोड़ के जो है वो टोटल हम लोग यहाँ पे कहाँ तक जाएंगे? आप कहोगे 19 तक लिखेंगे और सबको जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। दूसरा हमारा तरीका है एन का स्क्वायर। तो प्रथम 10 विषम संख्याओं में टोटल संख्या कितनी है? आप कहोगे 10, 10 का स्क्वायर यानी कि 10 गुना 10, और 10 गुना 10 कितना आएगा? आप कहोगे 100 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। प्रथम n सम संख्याओं के योग का सूत्र क्या है? तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। प्रथम n सम संख्या का सूत्र क्या है, योग का सूत्र क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा? आप कहोगे, इसका फॉर्मूला आपका क्या होता है? आप कहोगे n n प्लस 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। प्रथम n विषम संख्याओं के योग का सूत्र क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था n का स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। किसी संख्या के 9 से विभाज्य होने की क्या शर्त है? देखिए हमने आपको ऑप्शन में ही इसका बता दिया था कि जो 3 का होता है वही सेम 9 का होता है, यानी कि सभी अंकों को जोड़ेंगे, जितने भी अंक हैं उनको हम लोग जोड़ेंगे और चेक करेंगे कि ये जो आपका योग आया है, सम आया है, क्या वो 9 से भाग हो रहा है या नहीं। तो ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। अंतिम अंक 9 हो? बिल्कुल नहीं। अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, तो यही जो है वो इसका सही उत्तर है। वो नंबर्स 9 से डिवाइड हो जाएंगे जिनके सभी अंकों का योग आपका 9 से विभाज्य होगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 43 देखेंगे। सबसे छोटी पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर कौन सी है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं, हालांकि इसकी चर्चा हमने ऑलरेडी कर लिया है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? आप कहोगे होल नंबर, यानी कि आपका पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है? आप कहोगे 0 से शुरुआत होती है इसकी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। 0 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है ना। 0 की खोज किसने की थी? तो आप कहोगे आर्यभट्ट ने की थी, जो कि महान गणितज्ञ थे। कहावत है ना, शून्य दिया जब भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, सम्मान की बात है कि भारत ने ही शून्य का आविष्कार किया है। ठीक है, सवाल नंबर 45 44 देखेंगे। देखिए मैथ से रिलेटेड जितनी चीजें हैं आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि सवाल कहीं से भी बन सकता है। कहा गया है कि 11 से विभाजिता का नियम क्या है? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। जब हम लोग बचपन में विभाजिता का नियम पढ़ते तो हम लोग क्या करते थे? 11 का छोड़ देते थे कि चलो याद नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आज की क्लास में ये चीज आपको अच्छे से समझ आ जाएगा।
11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, तो देखिए जैसे मान लीजिए आपका ये नंबर है, ठीक है, ये नंबर है आपका, तो आप लोग क्या करोगे, एक नंबर छोड़ के, एक नंबर छोड़ के क्या करोगे, दोनों चीजों को जोड़ोगे, ठीक है, और इधर से भी आप लोग एक अंक छोड़ के नंबर्स को जोड़ोगे, तो जोड़ के घटाने पे इनको आपस में, इनको घटाने में आपस में या तो वो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए, तब वो 11 से भाग होगा, ठीक है। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे हमने लिया यहाँ पे 1331, तो मैंने आपको क्या कहा कि एक अंक छोड़ के आपको जोड़ना है, तो 3 और 1 कितना हो गया, आप कहोगे 4, यहाँ पे भी एक अंक छोड़ के आपने जोड़ना है, तो 3 और 1 कितना हो गया, तो आप कहोगे 4। अब इनको घटा लेते हैं, 4 में से 4 गया, कितना आ गया, आप कहोगे 0 आ गया। तो इस तरीके से जोड़कर घटाने पे या तो 0 आना चाहिए या 11 होना चाहिए, तभी वो नंबर 11 से कटेगा। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, एकांतर अंकों के योग का अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इस सवाल का सही उत्तर है। होपफुली आपको ये क्वेश्चन अब समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर 45 देखेंगे, 25 का मुख्य यानी कि प्रिंसिपल वर्गमूल क्या है, स्क्वायर रूट क्या है, ये आपसे सवाल में पूछा गया। तो चलिए निकाल लेते हैं। 25 किससे कटेगा, आप कहोगे 5 से, फिर ये कितनी बार में कटेगा, आप कहोगे एक बार में। तो वर्गमूल में हम लोग क्या करते हैं, 2 का जोड़ा बनाते हैं, तो यानी कि 25 किसका वर्गमूल है, आप कहोगे 5 का, 5 को 5 से गुणा करेंगे तब आपका 25 आएगा। तो मुख्य वर्गमूल क्या है, आप कहोगे 5 आएगा, ठीक है। अगर ये नहीं पूछा होता मुख्य वर्गमूल, तो आप लोग जो है वो कई सारे उत्तर बता सकते थे। आप लोग प्लस माइनस 5 भी बोल सकते थे, क्योंकि प्लस माइनस 5 दोनों वर्गमूल हो सकता है इसका। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46, कहा गया है कि पूर्ण घन यानी कि परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए अभाज्य गुणनखंडों के कितने कितने जोड़े बनते हैं। तो अगर यहाँ पे हम लोग वर्गमूल की बात करें, तो हम लोग 2 2 का जोड़ा बनाते हैं वर्ग बनाने के लिए, वर्ग बनाने के लिए, स्क्वायर बनाने के लिए। यहाँ पे घन पूछा है, क्यूब पूछा है, तो इसमें हम लोग कितने का जोड़ा बनाते हैं, तो आप कहोगे 3 3 का जोड़ा बनाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 47 देखेंगे, भिन्न के अंश और हर में समान शून्येतर संख्या से गुणा करने पर क्या होता है। यानी कि कहा गया है कि किसी भी फ्रैक्शन में, कोई भी फ्रैक्शन मान लेते हैं, उदाहरण ले लेते हैं, जैसे हमने लिया 6/7, इसमें अगर हम लोग सेम नंबर से अंश में भी गुणा करते हैं और हर में भी गुणा करते हैं, तो उत्तर क्या आता है। तो मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे 8 और 8 से इसको गुणा कर देते हैं, तो जब हम लोग इसको 8 से 8 से गुणा करेंगे तो 8 से 8 कट जाएगा और उत्तर हमेशा वही रहेगा जो पहले था। तो क्या इसका मान बदल गया, बिल्कुल नहीं। भिन्न उलट गया, बिल्कुल भी नहीं। क्या इससे भिन्न शून्य होगा, बिल्कुल भी नहीं। अगर हम लोग सेम नंबर को ऊपर नीचे गुणा और भाग दोनों करते हैं, तो मान हमारा वही रहता है, सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, नो चेंज रहता है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर है। तो आपको क्वेश्चन ध्यान से समझना है, उसके बाद यहाँ पे आपको शून्यतर समझ के 0 से गुणा नहीं कर देना था, फिर तो उत्तर 0 आ जाता है ना। तो समझना है पहले सवाल को, फिर आना है जवाब पे। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 48 देखेंगे, प्रसिद्ध हार्डी रामानुजन संख्या कौन सी है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, स्टार मार्क कर लेना है आपने, हार्डी रामानुजन संख्या। तो देखिए हार्डी रामानुजन संख्या क्या होती है, जिसको हम लोग 2 तरीकों से लिख सकते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग 2 तरीके से लिख सकते हैं। तो ऑप्शंस में हमें सबसे छोटे छोटे नंबर दिख रहे हैं, तो इसमें कौन सा ऐसा नंबर है जिसको हम लोग 2 तरीके से लिख सकते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 1729 को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो आप कहोगे 12 का क्यूब प्लस में 1 जोड़ने पे कितना आएगा, आप कहोगे 1729। 12 का क्यूब यानी कि 12 गुणा 12 गुणा 12, आपका 1728 आएगा, 1 जोड़ देंगे तो उसमें 1729 आएगा। इसी तरीके से 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, आप कहोगे 1000 आ जाएगा, और 9 का क्यूब आप जोड़ोगे तो आपका 7 से 29 हो जाएगा, यानी कि 1729। तो एक ही सवाल को, एक ही नंबर को हम लोग इस तरीके से 2 तरह से जोड़ के लिख सकते हैं। तो यही क्या है, आपका हार्डी रामानुजन संख्या है, इसको आपने याद कर लेना है, 1729 इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 49 को देखेंगे, कहा गया है कि 22/7 और पाई, इनमें क्या मूल अंतर है।
तो इसकी चर्चा हमने कर लिया था कि जो 22/7 होता है ये आपका अप्रोक्सीमेटली मान है, एक्चुअल मान नहीं है। तो ये आपका क्योंकि P/Q के फॉर्म में लिखा है तो ये आपका एक रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। वहीं अगर पाई की बात करूं तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, आप कहोगे 3.141592 आपकी होती है, यानी कि ये आपका एक अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। अगर 22/7 लेंगे पाई की वैल्यू तो परिमेय होगी, जबकि अगर इसके एक्चुअल मान की बात करूं तो वो अपरिमेय हो जाएगा, यानी कि इर्रेशनल हो जाएगा। और आज के अंतिम सवाल को देखेंगे, कई लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन को देख के आपको छोटा या बड़ा जज नहीं करना है, सभी सवाल प्रैक्टिस पे बेस्ड है। प्रैक्टिस अगर आपने की है तो आपको सारे सवाल आसान लगेंगे, प्रैक्टिस की कमी है तो आसान से आसान क्वेश्चन भी आपको टफ लगेगा। अंतिम सवाल है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है 1 बिलियन यानी कि 1 बिलियन में कितने शून्य यानी कि कितने जीरो होते हैं। जीरो का ही खेल है, आगे लग जाओ तो वैल्यू बढ़ा देगी, पीछे लगा लो तो कितने भी जीरो पीछे लगा लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बाकी बात करेंगे 1 बिलियन की, तो 1 बिलियन में आपका कितना जीरो होता है, तो आप कहोगे 1 बिलियन में आपके टोटल 9 जीरो होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 9, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको हम लोग हिंदी में 1 अरब भी लिख सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, या फिर इसको हम लोग 100 करोड़ भी लिख सकते हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ इस क्लास को, इस टॉपिक को यहीं पे अंत करते हैं। होपफुली आपको सारे क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना, क्लास को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ऐसे ही क्लासेस को कॉन्टिन्यूसली देख लेने